तो शुरुआत करते हैं मिस हामरवी पार्ट 9 की। चा और यम बारियम के साथ ऑफिस में बैठी हुई होती है, फिर वो उसकी तरफ देखकर उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन बारियम उस बात का रिप्लाई नहीं करता और वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें कल कंफर्टेबल फील कराया हो। ये कहने के बाद वो चीफ जज से मिलने के लिए उनके ऑफिस में चला जाता है। डोयन कोर्ट के बाहर घूम रही होती है, तभी वो वहाँ पर बोवांग को एक्सरसाइज करते हुए देखती है और वो उस पर एक जोक मार देती है। फिर बोवांग सीरियस होकर बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ये बात सुनते ही डोयन उदास हो जाती है और वो उससे माफी मांगकर बोल रही होती है कि प्लीज तुम मेरी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बोवांग जल्दी से डोयन के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, बल्कि मुझे ये पसंद आया है। डोयन पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या पसंद आया है। फिर बोवांग बोलता है कि एक सुंदर लड़की से कॉम्प्लीमेंट लेना। डोयन कह रही होती है कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही थी, बल्कि मुझे लगा कि तुम क्यूट हो, और ये कहकर वो जा रही होती है। तभी बोवांग डोयन को रोकता है और उससे पूछ रहा होता है कि जिस आदमी के साथ तुम घूम रही थी, क्या वाकई में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। डोयन कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और वहां से चली जाती है। जाते दौरान डोयन को वहां पर चार्यों मिल जाती है, फिर दोनों साथ में अपने ऑफिस में जाते हैं और वहां पर साथ में टी पी रहे होते हैं। चार्यों पूछ रही होती है कि तुम्हें बोवांग कैसा लगता है। डोयन बोल रही होती है कि वो बिना किसी कंसर्न के बड़ा हुआ है और उस टाइप का जो मैन होते हैं वो ज्यादा थॉटलेस और इंडिफरेंट होते हैं। चार्यों कह रही होती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ मैन ऐसे होते हैं जो कि थोड़े डिफरेंट होते हैं। डोन मुस्कुराकर बोल रही होती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। फिर चार्यों कहती है कि ये बात मेरी फ्रेंड के कलीग के बारे में जो कि उसकी कंपनी में काम करता है। मेरी फ्रेंड अपने कलीग से परेशान हो गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अचानक से वो एक दिन मेरी फ्रेंड की मॉम से मिलने के लिए गया, तो फिर इससे क्या मतलब है उसका। डोइन जवाब देने जा रही होती है, तभी वहां पर चीफ जज पहुंच जाते हैं और वो चार्यों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद चीफ जज चार्यों से बोल रहे होते हैं कि जब मैंने चेक किया तो फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पास ज़्यादा केस हैं बारियम से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तुमसे पहले जज यहाँ पर थी उसने अपना काम पहले ही छोड़ दिया था। अगर तुम इसी हिसाब से काम करते रही तो फिर जितने भी तुम्हारे केसेस हैं ज़्यादातर पोस्टपोन रहेंगे अगले मंथ तक। तो क्या हम कुछ केसेस के जो पर्सन इन चार्ज उसे चेंज कर सकते हैं इवेंट रखने के लिए। चारों कह रही होती है कि अगर आप प्रिजाइडिंग जज चेंज करोगे तो फिर बारियम को पसंद नहीं आएगा। गुस्से में चीफ जज बोल रहे होते हैं कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी उसकी यहाँ पर नहीं चलेगी बल्कि चलेगी मेरी। फिर वो चार्यम को नेक्स्ट ट्रायल की फाइल देता है और वहां से भेज देता है। इधर रेस्टोरेंट में दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं, तो फिर उनमें से एक पर्सन दूसरे पर्सन से बोल रहा होता है कि जो लॉयर मार्डोंग है वो प्रिसाइडिंग जज के फ्रेंड है ना। वो पर्सन कह रहा होता है कि जो चीफ जज हांसे सांग है वो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मार्डोंग के साथ ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल उनके ब्रदर की तरह है। इधर दूसरी ओर चीफ जज बारियम और चारुम के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रहा होता है और वहां पर बोल रहा होता है कि जैसे ही मार्डोंग का नाम सुनता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। भले ही हम दोनों साथ में पढ़े हैं, लेकिन हम दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा टेरिबल है। अगले दिन ये तीनों कोर्ट में होते हैं और वहाँ पर एक केस आया होता है कॉस्मेटिक से रिलेटेड। तो फिर जो प्लेंटिफ का लॉयर होता है वो बता रहा होता है कि हम पहले से कंपनसेशन दे चुके हैं जो भी हमने गलती की है। इन्होंने बेमतलब में कंप्लेंट की है, वैसे भी लीड उसका बंद था। डिफेंडेंट कह रहा होता है कि सिर्फ लीड इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि उनके लुक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही वो दोनों आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर चीफ जज दोनों को शांत कराते हैं और आज के लिए कोर्ट को एडजर्न कर देते हैं। जो प्लेंटिफ का लॉयर होता है उसका नाम होता है मार्लोंग। फिर मार्लोंग अपने ऑफिस में जाता है कलीग के साथ, उससे बोल रहा होता है कि चीफ जज मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। कलीग कह रहा होता है तुम्हें पहले से ही पता है कि वो काफी गुस्से वाला है, इसी वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इधर जो प्लेंटिव होता है वो उसी पर्सन से मिलने के लिए जाता है जिसने उसे मार्लोंग के बारे में बताया होता है, और वो पर्सन एक ब्रोकर होता है। प्लेंटिव पूछ रहा होता है कि तुमने कहा था मार्लोंग और चीफ जो दोनों क्लोज फ्रेंड है, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता है। ब्रोकर कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जो कोरियन होते हैं वो पहली बार में किसी से खुलते नहीं है, उन्हें एक मील चाहिए होती है खुलने के लिए, तो फिर तुम्हें कम से कम $5000 खर्च करने होंगे। तुम मुझे उनके बिहाफ पे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। प्लेंटिव पैसे देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन बारियम और चार्यम दोनों ऑफिस में होते हैं, तभी वहां पर डोन आती है और चार्यम से बोल रही होती है कि तुम्हें एक मीटिंग में जाना होगा। चार्यम पूछ रही होती है कि मीटिंग किस बारे में है। फिर डोन उन्हें बता रही होती है कि ये मीटिंग फॉर्मर जज के प्रिविलेज के बारे में है। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद बारियम बोल रहा होता है कि ये सबको पता है जो फॉर्मर जज है वही मार्केट में प्रेफर्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी वहाँ चीफ जज आते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमें चलना चाहिए, वो हमें वहाँ पर बुलाना चाहते हैं। कुछ देर बाद वो सारे मीटिंग में पहुंच जाते हैं। तो फिर वहां पर जो चीफ प्रिसाइडिंग जज होते हैं वो सबसे बोल रहे होते हैं कि पॉलिटिशियन और मीडिया हम पर प्रेशर डाल रही है ताकि हम सॉल्यूशन ढूंढें। एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट कर दिया है कि जितने भी जज के ऑफिस फोन है उनकी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करा जाएगा। चीफ जज हांसे सांग बोल रहे होते हैं कि ये तो अच्छी बात है, फिर तो हम सारे अपने सेल फोन पे बात करा करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा उन्हें। वैसे भी हमें कोई प्रिविलेज नहीं मिलता है, ये सारी पॉलिसीज सिर्फ शो के लिए बनाई गई हैं। चीफ प्रिसाइडिंग जज कह रहे होते हैं कि कोर्ट सिर्फ फेयर नहीं होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। जब लोग हम पे डाउट करते हैं तो फिर हमें किसी तरीके से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कुछ और बातें बोलने के बाद वो फिर मीटिंग को वहीं पर खत्म कर देते हैं। रात को काफी देर तक बारियम और चार्यम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। चार्यम बारियम को सॉरी बोल रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी रात को काम करना पड़ रहा है।
क्योंकि तुम भी मेरे कुछ केस हैंडल कर रहे हो। बारम कह रहा होता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये चीफ जज का ऑर्डर है। अगले दिन चारों कोर्ट जारी होती है, तभी वो देखती है कि कोर्ट के बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो प्रोटेस्ट होता है बारेम और चीफ जज हांसे सांग के खिलाफ। वो सारे बोल रहे होते हैं कि इन दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों करप्शन कर रहे हैं। ये देखते ही चारों भागकर ऑफिस में जाती है और वहां पर बारेम से पूछ रहे होते हैं क्या तुमने ये सब देख लिया है। बारम हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि तुम एक्सपीरियंस जज जब तक नहीं बनते जब तक तुम प्रोटेस्ट बैनर पर अपना फेस नहीं देख लेते हो। और मैं तो काफी प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये सब मेरे करियर में इतना जल्दी हो रहा है। वैसे भी उनके प्रोटेस्ट में कोई सेंस नहीं बनता। जो उनके ग्रुप का लीडर है उसे लगता है कि उसे सारा लॉ पता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऑनेस्टी से कहूँ तो फिर जो सेंसिबल और लॉजिकल पर्सन होते हैं वो कभी भी प्रोटेस्ट में नहीं जाते हैं। प्रोटेस्ट में वही लोग हिस्सा लेते हैं जो कि क्रैंकी और क्विक टेम्पर्ड के होते हैं। तभी चारुम कहती है कि मैं आपको बताऊं वो लोग बाहर क्यों नहीं आते हैं प्रोटेस्ट के लिए। जो लोग लॉजिकल और सेंसिबल होते हैं वो हमेशा अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और बाहर हो रही हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। वो यही कहते रहते हैं कि ये सारे लोगों में कॉमन सेंस नहीं है और ये बेमतलब में चिल्लाते रहते हैं। फिर बारेम बोलता है मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमेशा जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं वो हमेशा ही सही होते हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि जो उनका लीडर है उसने करीबन 20 लॉसूट फाइल करे हैं। वो अपना ट्रायल हार गया, इस वजह से उसने जज के ऊपर केस कर दिया है। क्या इस बात में कोई सेंस बनती है। फिर चारों गुस्से से बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मुझे भी गुस्सा आने वाला है तुम्हारे इस वन साइडेड क्रिटिज्म से। इसके बाद वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। कुछ देर बाद ब्रेक के लिए बारियम बाहर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एक आदमी आ रखा होता है जिसने की ड्रिंक कर रखी होती है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर डांडी से बहस कर रहा होता है। ऑफिसर डांडी उससे बैग मांग रही होती है लेकिन वो दिखाने से मना कर देता है। फिर वो बैग को दूर फेंकता है और उसके अंदर से कई सारे पैम्फलेट बाहर निकल जाते हैं। वो पैम्फलेट बारियम और चीफ जज हांसे सांग के अगेंस्ट में होते हैं। फिर वो आदमी ऑफिसर डांडी से बदतमीजी कर रहा होता है तो फिर बारियम उसके पास जा रहा होता है बचाने के लिए। तभी ऑफिसर डांडी उस आदमी का हाथ मोड़ती है और जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद वो मैटर सॉल्व होता है और बारियम ऑफिसर डांडी के साथ बाहर जाता है। बारियम पूछ रहा होता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो फिर डांडी बोल रही होती है कि ऐसा होता रहता है मेरे साथ हर रोज ही। बारियम मुस्कुराकर बोल रहा होता है हाँ तुमने मुझे बताया था कि तुम एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो और लगता है कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता है। डांडी कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि मुझे भी डर लगता है। मैं आदमियों से डरती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बड़े और स्ट्रांग होते हैं मेरे से। बारम कह रहा होता है कि मैंने अक्सर मूवीज और ड्रामा में देखा है कि जो फीमेल लीड होती है उसे मार्शल आर्ट आता है और वो हमेशा ही लोगों को पीटती रहती है। डांडी मुस्कुराकर बोल रही होती है कि ऐसा सिर्फ मूवीज और ड्रामा में होता है, रियलिटी में ये सब इतना आसान नहीं होता है। इसके बाद बारियम अपने ऑफिस जाता है और वो देख रहा होता है कि चारों वहां पर उसके केस की फाइल पढ़ रही होती है। बारियम गुस्से में बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम उन लोगों की केयर करती हो लेकिन ये मेरा केस है तो फिर मुझे हैंडल करने दो। और ये कहकर वो फाइल ले लेता है। थोड़ी देर बाद बारियम चीफ जज के ऑफिस में जाता है। चीफ जज गुस्से में कह रहे होते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अगर मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फोटो तो ढंग की चुननी चाहिए थी। तभी बारियम कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्या आपको वाकई में लगता है कि आपकी एक अच्छी फोटो एग्जिस्ट करती होगी। ये कहते ही वो दूसरी तरफ देखने लग जाता है। चीफ जज कह रहे होते हैं कि तुम मेरी तरफ देखो, लेकिन वो नहीं देखता। फिर चीफ जज से पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये जितने भी डिफिकल्ट केस थे वो अपने ऊपर क्यों ले लिए हैं। बारियम कह रहा होता है कि मैं सीनियर हूँ, इस वजह से ये सारे केस मुझे ही हैंडल करने होंगे। चीफ जज मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि तुमने तो मुझसे यही मना किया कि मैं ये बात चारों को नहीं बताऊं क्योंकि उसका प्राइड हर्ट होगा। तुम्हें हो क्या गया है, वैसे भी तुम एक रूड जज के लिए जाने जाते हो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम एक बहुत ही वंडरफुल राइट सीट जज हो, लेकिन अब तुम्हारा टाइम हो गया तो फिर तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर बारियम अपना ऑफिस से बैग लेता है और बाहर चला जाता है और वो देख रहा होता है कि बाहर एक पर्सन खड़ा होता है उसका बैनर लेकर। इधर वो वहाँ एक क्लब में जाता है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करने के बाद वो लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है और वो लड़की उसे बिल्कुल हूबहू डोइन की तरह लग रही होती है। फिर वो उस लड़की को धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। बारियम अपने घर में होता है और मॉम के साथ बात कर रहा होता है। फिर वो अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि कुछ लोगों की डेस्टिनी में लिखा होता है कि उनकी टफ लाइफ होगी। मॉम पूछ रही होती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर बारियम बोल रहा होता है कि कुछ लोगों को हमेशा ही नफरत मिलती है, भले ही वो राइट चीजें बोले या फिर ना। क्या हम सफ़र करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मॉम कह रही होती है कि वो क्या कर सकते हैं, ये उनकी फेट है। अगले दिन बारियम रेडी होकर एक होटल में जाता है क्योंकि वहाँ पर उसके फ्रेंड की वेडिंग होती है। तभी बारियम को वहाँ पर योंगजुन मिल जाता है। फिर योंगजुन उसे टी के लिए इनवाइट करता है तो फिर दोनों साथ में टी पी रहे होते हैं। योंगजुन बारियम से बोल रहा होता है मुझे चारिम ने तुम्हारे प्रोटेस्ट के बारे में बताया, मैं इससे जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही है। पर ऐसा लगता है कि सारे लोग एक दूसरे के बारे में चिंता करते हैं। ऐसे कुछ और देर बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात को बारियम अपने रूम में कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसको उसकी मॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उनके स्टमक में पेन हो रहा होता है। फिर बारियम उनको उठाता है, हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो नर्स से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मॉम का चेकअप नहीं कर रहा होता। वहाँ पर कुछ और भी पेशेंट आते हैं बारियम के बाद में, लेकिन डॉक्टर उन सबका चेकअप करने लग जाते हैं। बारियम बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, इस वजह से वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका ये हॉस्पिटल होता है। फिर वो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है तो फिर फ्रेंड डॉक्टर को कॉल करता है और उसकी मॉम के पास
भेज देता है उसका चेकअप करने के लिए। डॉक्टर और नर्स वहाँ पर आते हैं और वो बारम की मॉम को एडमिट कर लेते हैं। वहीं पास में एक आदमी बैठा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बारिम को बता रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम को पथरी है, ये जानलेवा तो नहीं लेकिन उन्हें पेन बहुत ज़्यादा होगा और मैंने तुम्हारी मॉम को पेन किलर भी दे दिए हैं। जब बारिम हॉस्पिटल में अपनी मॉम को लेकर आया होता है तो फिर उसने एक डॉक्टर को धक्का दे दिया होता है और ये वही डॉक्टर होता है। जब बारिम हॉस्पिटल में अपनी मॉम को लेकर आया होता है तो फिर उसने एक डॉक्टर को धक्का दे दिया होता है और ये वही डॉक्टर होता है। डॉक्टर बारिम से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि जिस पेशेंट को मैं लेकर जा रहा था उसे स्ट्रोक आया था। इस टाइम पर हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं और मैं करीबन 3 दिनों से 2 घंटे से भी कम सो पा रहा हूँ। फिर बारिम मुझसे माफी मांगता है, डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद बारिम अपने चारों ओर देखता है कि वहां पर बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि पेन से सफर कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी गुस्से में खड़ा होता है जिसके सामने से डॉक्टर बारिम की मॉम को लेकर गए होते हैं। वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या तुम सारे लोग उन्हीं लोगों का इलाज करते हो जो कि पावरफुल और पैसे वाले होते हैं। बारिम उस आदमी के पास जाता है और नील डाउन होकर कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलती की है। ये कहने के बाद उन्होंने स्टार्ट कर देता है और वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता है। अगले दिन बारिम कोर्ट जा रहा था और वो देखता है कि वहां पर उन प्रोटेस्टर का लीडर खड़ा होता है अकेला। कुछ देर तक वो उसे देखता है, फिर वो अपने ऑफिस में जाकर काम करना स्टार्ट कर देता है। चीफ जज हांसे सांग बारिम और चारों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कह रहे होते हैं कि कुछ ही दिनों में सिविक ग्रुप लीडर का ट्रायल आने वाला है, तुम्हें उस पर एक्स्ट्रा टेंशन देनी चाहिए क्योंकि उसकी हॉबी है लॉ सूट करना। बारम कह रहा होता है कि कोई ना कोई रीज़न होगा, इसी वजह से वो सब ऐसा कर रहे हैं। मैंने उसके फर्स्ट ट्रायल के रिकॉर्ड चेक किए हैं, वो एक बिजनेस करता था। बिल्डिंग ओनर ने उसका बिजनेस रोक दिया और वहां से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था वो भी उसे वापस नहीं मिला है। उसने केस भी फाइल किया लेकिन इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से उसका केस आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे ही कई और भी केसेस होते हैं जहां पर मकान मालिक अपने किराएदार को बाहर निकाल देते हैं ऐसे ही बिना कुछ बताए। चीफ जज कुछ भी नहीं बोलते और उन दोनों को वहां से भेज देते हैं। चारों अपने ऑफिस में होती है, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो पर्सन उसके टीचर होते हैं जो कि प्रिसाइडिंग जज होते हैं। फिर वो उनसे मिलने के लिए जाती है और वो प्रिसाइडिंग जज उससे हेल्प मांग रहे होते हैं एक ट्रायल के लिए, लेकिन वो मना कर देती है और वहां से चली जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद चार्योम किसी से फोन पे बात कर रही होती है प्रिसाइडिंग जज गाम के बारे में। वहां पर बारिम भी होता है। फिर कॉल पे बात करने के बाद वो चार्योम से पूछ रहा होता है कि तुम प्रिसाइडिंग जज गाम के बारे में क्यों पूछ रही हो। चार्योम गुस्से में कह रही होती है कि ये क्राइम है, चीफ जज मुझसे हेल्प मांग रहे हैं केस से रिलेटेड, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उनके खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट करनी चाहिए। बारम कह रहा होता है कि पहले तुम्हें डीपली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तुम्हें पता है कि सारे लोग प्रिसाइडिंग जज गाम की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। प्लीज तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कंप्लेंट करने में। चार्यम बोल रही होती है कि मैं वेट क्यों करूं जबकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। तभी बारम चिल्लाकर बोलता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पर्सन है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करके रहोगी, इस वजह से थोड़ा और टाइम लो, इस बारे में सोचो। पहले हम इस बारे में चीफ जज हांसे सांग से बात करते हैं। फिर वो दोनों चीफ जज से बात करने के लिए जाते हैं उनके ऑफिस में। सारी बात बताने के बाद चीफ जज कह रहे होते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले मुझे चेक करने दो ढंग से ये केस। फिर वो गुस्से में चीफ जज गांग से मिलने के लिए जाते हैं उनके ऑफिस में। चीफ जज गांग हांसे सांग से बोल रहे होते हैं कि जिस पर्सन की मैं हेल्प करना चाहता हूँ वो मेरे ब्रदर की तरह है, वो इतनी मुश्किल से गुजर रहा है तो फिर मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसने ही मेरी पहले हेल्प करी है। चीफ जज हांसे सांग चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वो सारे लोग बिजनेसमैन हैं, वो बिना मतलब किसी से नाइस बिहेव नहीं करते हैं, उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है। मुझे लगा था कि तुम समझदार पर्सन हो लेकिन तुम असलियत में क्लूलेस हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हांसे सांग सीनियर चीफ जज के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सारी बातें बता देते हैं। अगले दिन वो तीनों कोर्ट में होते हैं और वहाँ पर वो सिविक प्रोटेस्टर का केस आया होता है। इधर बोवांग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो ऑफिस में जाता है डोन के पास, उससे बोल रहा होता है कि तुम ऐसा डेट पर चलो, मेरे जैसा एक क्यूट लड़का तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को डेट के लिए पूछ रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए। डोन कुछ भी नहीं कह पाती है। ट्रायल खत्म होने के बाद चारों ऑफिस के बाहर जाते वो देखती है कि चीफ जज गाम को कुछ ऑफिसर अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं। ये सब देखकर चा और यम इमोशनल हो जाती है। फिर वहाँ पर बारे माता उसके पास में खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।